ठीक है, यही था हमारा, यहीं से स्टार्ट किया था। फर्स्टली आई टोल्ड यू दैट लिमिटेशन एक्ट जो है हमारा, इट इज एंटायरली प्रोसीजरल इन नेचर एक्सेप्ट फॉर सर्टेन सेक्शंस लाइक सेक्शन 26, 27 एंड 28, 25, 27, ठीक है। सो इसमें क्यों, क्योंकि ये हमारा इट रिलेट्स टू, ठीक है, बिकॉज इट रिलेट्स टू एडवर्स पोजेशन। ना व्हाट इज एडवर्स पोजेशन, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तो आपका एक जनरल जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो आपका नेक्स्ट क्लास में, आई ट्राई टू वाइंड अप दिस लिमिटेशन एक्ट, वो आपको नेक्स्ट क्लास पता लग जाएगा कि ये क्या है एडवर्स पोजेशन। इसी में ही आपका जो है कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। जब आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, वो जब वायलेट होगा, तभी तो आपको क्या मिलेगा, रेमेडी मिलेगी। रेमेडी मिलेगी किसमें, सिविल केसेस में। तो दैट इज व्हाट इज सब्सटैंटिव लॉ। जनरली लिमिटेशन एक्ट इज होली प्रोसीजरल इन नेचर, तो हम इसको एक प्रोसीजर का ही पार्ट मानते हैं, तभी हम इसको सीपीसी के साथ भी पढ़ते हैं। सीपीसी क्योंकि क्या है, हमारा प्रोसीजरल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोसीजरल। फर्स्ट थिंग, उसके बाद ये किस केस में हेल्ड हुआ था, ये और लैंडमार्क केसेस है, इसलिए मैंने आपको मेंशन किया है। अब बहुत सारे केसेस होते हैं, हम सारे केसेस तो लर्न नहीं कर सकते, बट जो लैंडमार्क है वो मैं आपको बता दूंगी, आप उनको देख सकते हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्लाइड वी डिड कि ये जो एक्ट है, ये कैसा एक्ट है, ये दो के राइट्स को बैलेंस करता है। एक तरफ हमारा प्लेंटिफ है, एक तरफ हमारा डिफेंडेंट है। जब प्लेंटिफ सूट फाइल करता है तो लिमिटेशन की प्ली कौन रेज करेगा, डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट विल ऑलवेज वांट कि लिमिटेशन इस पे अप्लाई हो जाए, लिमिटेशन इस पे अप्लाई हो जाए। बट ऑन द अदर हैंड हमने लिमिटेशन का पीरियड इसलिए रखा है कि हम किसी भी पार्टी को एक बहुत टाइम तक केसेस में नहीं उलझा सकते हैं, इसलिए तो लिमिटेशन का राइट है। और दूसरी तरफ राइट किसका है, पार्टी का, कि कुछ अगर गलत हुआ है तो हमें क्या मिलना चाहिए, राइट मिल, रेमेडी मिलनी चाहिए, हमें जस्टिस मिलना चाहिए। तो दोनों के राइट्स को बैलेंस करके हमारे पास एक्ट आता है लिमिटेशन एक्ट। फर्दर हमने बोला कि इसमें कुछ स्टैट्यूटरी लॉज भी हैं, प्रोविजंस भी हैं, विच आर 113 एंड 117। दिस इज फॉर योर सूट एंड दिस इज फॉर योर एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल जैसे कि राइट टू क्लेम डावर, डावर, ठीक है, डावर इज समथिंग कंसेप्ट ऑफ मुस्लिम लॉ। अब वो स्पेसिफिकली इसके आर्टिकल्स में नहीं दे रखा, तो हमें अगर राइट टू क्लेम डावर का सूट फाइल करना होगा तो हम किस में फाइल करेंगे, हम 113 में फाइल करेंगे। तो जिस सूट का नहीं बता रखा है वो कहाँ लिमिटेशन पीरियड पहुंचेगा, 113 में, और जिसका एप्लीकेशन का टाइम बता रखा वो पहुंचेगा 137 में। उसके बाद लॉ ऑफ लिमिटेशन कैन नॉट बी इवेडेड बाय एग्रीमेंट। ये हम जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था सीपीसी का, तब भी मैंने आपको बताया था कि आप एग्रीमेंट करके जो एसेंशियल्स ऑफ लॉ है वो नहीं तोड़ सकते, राइट। उसके बाद प्ली ऑफ लिमिटेशन कैन बी रेज्ड ओनली एज अगेंस्ट प्लेंटिफ, बट एक केस बताया था मैंने आपको जब डिफेंडेंट के अगेंस्ट भी हो सकता है, व्हिच इट वाज ऑफ, हाँ राइट, काउंटर क्लेम। देन इट इज ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, व्हाई, क्योंकि प्रोसीजरल है, प्रोसीजर जो है रेट्रोस्पेक्टिवली एक्ट करता है। उसके बाद ये एग्जॉस्टिव है, ये इस केस में हेल्ड हुआ था। एग्जॉस्टिव का मतलब है अपने आप में कंप्लीट। आफ्टर दैट दिस इज अ स्टैच्यू ऑफ रिपोज, पीस एंड जस्टिस। रिपोज मीन्स टू कम एट द रेस्ट, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड हो गया, अगर इलैप्स हो गया तो आप उसको रेस्ट पे ले आओ, आप उसको रेस्ट पे ले आओगे। फिर इट इज लेक्स फोराई, इट इज लेक्स फोराई मतलब इट इज अ लॉ ऑफ फोरम। फोरम, लॉ ऑफ फोरम मतलब कि जो जिस कोर्ट में आप जा रहे हो उस कोर्ट का जो प्रोसीजर चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद नो एप्लीकेशन क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ के इसमें 2 या 3 सेक्शन भी हैं, उसी में अप्लाई करता है, बाकी कहीं पर भी आपका अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद लिमिटेशन एक्ट बार्स रेमेडी, ये तो मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इतना डिटेल में बता भी नहीं रही हूँ क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना इट विल कवर दिस ऑल्सो, क्योंकि जो एडवर्स पोजेशन है उसमें भी मैं आपको बताऊंगी फिर से। तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी रेमेडी तो बार कर दिया क्योंकि उसने बोला क्योंकि लिमिटेशन पीरियड हो गया आप नहीं जा सकते, लेकिन आपकी ये रिलीफ नहीं बार कर रहा है, ठीक है, सॉरी राइट नहीं बार कर, राइट क्यों नहीं बार कर रहा, क्योंकि अगर आपका राइट है टू टेक समथिंग वो तो रहेगा ही रहेगा ना, because of certain technicality, मतलब limitation, jurisdiction, etc. You're not able to go to the court, but outside court you can do, या कुछ आप agreement कर सकते हो। So that is what is that it bars remedy, but it do not destroy your right. आगे ये कोई right create भी नहीं करता, इसके एक्सेप्शन है जनरली 27, also 25 and 26। उसके बाद केस बताया मैंने आपको, it was held that limitation bars the suit for
एनफोर्समेंट ऑफ राइट, बट राइट इटसेल्फ कंटिन्यूस। राइट तो है ही, बट आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर आप देखो तो उसका इफेक्ट तो वही हो गया ना, अगर राइट तो है, क्लेम नहीं कर सकते। हाँ तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट वेग भी लग जाता है कभी कभी, है ना, क्योंकि अगर आपके पास, बट वही चीज है ना, अगर आप लीगली के लिए आप कब जाते हो, जब आपका कोई भी कोर्ट नहीं जाना चाहता, कोई भी कोर्ट, आप कोर्ट में तभी जाओगे जब बाहर बात नहीं बन रही, तो हम कोर्ट क्यों जाते, कोर्ट में मना हो गया तो अब बाहर आपको मिल जाएगा उसके बाद, नहीं मिलेगा ना। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ, अगर आप उसको वैसे देखो उसको, हाँ, इट हैज बिकम अ वेग लॉ। हाँ, अगर बोल सकते हैं देना चाहो तो आप दे सकते हो। राइट बार है, देखो राइट इज बार, नाउ इफ यू वांट टू गिव यू कैन गिव मी, नाउ हु विल गिव, nobody will give, right? Okay, next, see section 3, I told you it applies on suit, application and appeal, सब पे अप्लाई करता है, हर प्रोसीडिंग पर। नाउ इट इज अ पेरेंट सेक्शन, और ये पेरेंट सेक्शन है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आप लिमिटेशन पीरियड में नहीं लाते हो, इट विल बी बार्ड बाय लॉ। और ये लिमिटेशन पीरियड की प्ली कौन रेज करता है, डिफेंडेंट। इन केस डिफेंडेंट ने रेज नहीं करी तो कोर्ट की ड्यूटी है, वो सुओ मोटो भी कर सकता है। कोर्ट भी भूल गया तो अपील में जाओगे, फर्स्ट अपील में भी भूल गए तो सेकंड अपील। तो जब तक आपके पास चांसेस है, चाहे उसमें भी नहीं कर पाए, रिव्यू में गए, जब भी चांसेस है, इट इज अ बेसिक, आप रूल ऑफ लॉ समझ सकते हो कि अगर आपका लिमिटेशन में नहीं आया गया है सूट, इट इज बार्ड, इट इज बार्ड। सो ये बोलता है। उसके बाद एक मैंडेटरी प्रोविजन है, और अगर लिमिटेशन पीरियड में नहीं था तो इफेक्ट क्या होगा, डिसमिसल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसमिसल एंड रिजेक्शन, आई टोल्ड यू, तो थोड़ा सा बताओगे आप मुझे। देयर आर लेस चांसेस, और दूसरा रिजेक्शन जो है स्टार्टिंग स्टेज में हो जाता है, स्टार्टिंग स्टेज में, और डिसमिसल आपका लेटर स्टेज में होता है। तो स्टार्टिंग स्टेज में आप रिजेक्ट कर दो, इट बिकम्स हार्श इफ इट वाज नॉट अ गुड कॉज, अगर वो गुड कॉज नहीं। और 7 रूल 11, अगर आपका रिजेक्शन हो जाता है, आपका फ्रेश सूट ओपन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन, व्हाट इज द राइट, यू कैन गो टू द अपील। हाँ, आप अपील में जा सकते। हाँ, सी रिवीजन, अगर अपील का राइट है तो रिवीजन राइट कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर अपील का राइट है तो रिवीजन का राइट कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। रिव्यू हर केस में होता है। रिव्यू का मतलब क्या है, रिव्यू का मतलब है टू रीलुक, टू रीलुक। तो आप रीलुक, और रीलुक कौन करता है, सेम कोर्ट। रिवीजन कौन करेगा, हाई कोर्ट। और अपील कौन करेगा, एपलेट कोर्ट। एपलेट कोर्ट, फर्स्ट एपलेट कोर्ट होता है आपका, जो आपका सेशन सिविल जजमेंट सीनियर डिवीजन होता है, एंड सेकंड अपील टू द हाई कोर्ट, ऐसे जाती है आपकी, एंड ओनली इन हाई कोर्ट। जिन केसेस में अपील नहीं हो सकती है वहां रिवीजन होता है, और रिवीजन का जुरिसडिक्शन बहुत लिमिटेड होता है। नो नो, क्योंकि आप अपील में आपके पास पावर्स होती हैं, कि फर्स्ट अपील में तो आपके पास बहुत पावर्स होती है, सेकंड अपील में कम होती है, दैट आप क्या कर सकते हो, एविडेंसेस ले सकते हो, ठीक है। बट रिवीजन के, जनरल रिवीजन किस लिए राय करता है, जुरिसडिक्शन पे, बहुत लिमिटेड क्राइटेरिया है, बहुत लिमिटेड क्राइटेरिया है। और आप क्रिमिनल में भी जाओगे तो क्रिमिनल में अगर आपका एक्विटल हो गया है तो आप रिवीजन से एक्विटल को डेथ पेनल्टी में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्रिमिनल साइड में। यहाँ पे तो इस चीज का कोई है नहीं इशू, क्योंकि एक्विटल ये सब नहीं होता, रिवीजन में नहीं हो सकता, क्रिमिनल में नहीं हो सकता एक्विटल आपका कभी भी। क्यों नहीं हो सकता उसका भी आपको रीजन बताती हूँ, कि क्रिमिनल लॉ में आपका क्या होता है, देयर इज अ, ये तो सुना होगा, देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, होता है कि हम हमेशा एक्यूज को क्या मानते हैं, दैट ही इज इनोसेंट, जब तक वो कन्विक्ट ना हो जाए, ठीक है। अगर वो ट्रायल कोर्ट में एक्विट हो जाता है तो नाउ देयर इज डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। क्लियर। तो अब जब अपील में आप जाओगे, अब आपको उतने डबल एविडेंसेस प्रूफ करने पड़ेंगे। और क्या होता है जनरली, जैसे ये सब केसेस क्या होते हैं, मर्डर के होते हैं या रेप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं। ये सब केसेस में आपको कभी भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलता, तब तो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आपके पास क्या होते हैं,
सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं। तो आपको हर कड़ी को इस तरह से जोड़ना है कि आप इस तरह से प्रूव कर सको कि बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। हाँ, तो नाउ देयर इज डबल प्रिजम्पशन, तो आपको एविडेंसेस तो प्रूव करने पड़ेंगे, रिवीजन में आप वो प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन सब केसेस में रिवीजन लाई नहीं करते, क्लियर। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको अपील, जो आपको जुरिसडिक्शन का मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी अपील होती है, जब अपील होगी तब आप रिवीजन में नहीं जा सकते। रिव्यू हर केस में सकता है, रिव्यू तो वो ही कोर्ट करता है, वो आपका अपीलेट कोर्ट भी कर सकता है, वो आपका लोअर कोर्ट भी कर सकता है, और वो आपका हायर कोर्ट भी कर सकता है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट द इफेक्ट वी हैव डन डिसमिसल, उसके बाद वो सुओ मोटो भी कर सकता है। तो ये आपका केस भी था जिसमें ये चीज बोला गया था। फिर मैंने आपको डेट ऑफ अमेंडमेंट का भी बताया था, दैट ये जो मैं आपको कंसेप्ट समझाया था, दैट डेट ऑफ अमेंडमेंट इन प्लेंट इज इमटेरियल। क्या बताया था इसके बारे में मैंने आपको? इमटेरियल। तो व्हाई वी डिड दिस कंसेप्ट? बिकॉज ऑफ सेक्शन 3 का क्लॉज 2 सेक्शन 2A, ठीक है। सो अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड in an ordinary case when the plaint is presented to the proper officer को। जिस भी दिन आपने प्लेंट डाल दिया उस दिन आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब स्टार्ट होगा? जब आपने प्लेंट डाला है, जब आपने प्लेंट डाला तो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन हो गया। अब क्या हुआ, उसके बाद आपने कोई अमेंडमेंट किया, फिर तो कोई पार्टी बोल सकती है कि वो जो अमेंडमेंट है वो क्या होगी? आउट ऑफ लिमिटेशन पीरियड हो गई, क्योंकि अमेंडमेंट कैन बी आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, तो लिमिटेशन पीरियड आपका बाहर हो सकता है। तो उस केस में वी डू नॉट सी द डेट ऑफ अमेंडमेंट, वी सी द डेट ऑफ प्लेंट ओनली। तो फिर हमने पॉपर का सूट किया, पॉपर सूट है ना। नेक्स्ट करते हैं पॉपर सूट। पॉपर सूट को हम सेक्शन 13 से डील करते हैं कि अगर आपने एक पॉपर सूट फाइल किया है, मतलब आपने एक सूट फाइल किया है जिसमें आपने पहले क्या करोगे, आप एप्लीकेशन लाया करोगे, कोर्ट में डालोगे बट आई एम पॉपर और मैं पॉपर की तरह, पॉपर मीन्स इंडिविजुअल पर्सन की तरह इसको करना चाहता हूँ, तो पहले आपका सूट एडजुडिकेट नहीं होगा, पहले क्या होगा आपका? पॉपर, कि आप पॉपर हो कि नहीं। अब नाउ दिस टेक्स मोर देन 3 years फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद डिसीजन आपका आ जाता है दैट कि आप पॉपर नहीं हो। फिर अगर आप नॉर्मल सूट फाइल करो, नॉट एज इंडिविजुअल पर्सन, तो आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन जा चुका है ना, अब क्या कर सकते हो आप? तो मैंने आपको बताया था ना, इसलिए कि सेक्शन 13 बोलता है दैट कोर्ट विल सी कि क्या ये गुड फेथ में आपने किया था, कि क्या आपका गुड फेथ था कि हाँ मैं एज पॉपर ही, हाँ, तो अगर कोर्ट को लगता है कि गुड फेथ में किया था तो वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन को क्या मिल जाएगा आपका? एक्सटेंड हो जाएगा, वो 3 years आपके आगे एक्सटेंड हो जाएंगे। जब आगे 3 years एक्सटेंड हो गए तो फिर आपको क्या करना होगा? आप उसमें फाइल कर सकते हो, ठीक है। एक बार सेक्शन 13 को रीड करते हैं ताकि कुछ भी वर्ड हमारा जो है ना छूटे ना। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट और अपील, तो पॉपर सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करता है आपका सूट में और अपील में, ठीक है, क्योंकि पॉपर सूट्स होते हैं और अपील भी आपने मुझे उस दिन बताया था कि उसका ऑर्डर इज पॉपर 44, तो वो सूट में भी अप्लाई करता है और वो अपील में भी अप्लाई करता है। इन एनी केस वेयर द एप्लीकेशन फॉर लीव टू स्यू और अपील एज अ पॉपर हैज बीन मेड एंड रिजेक्टेड, आपने लीव डाला कि मुझे तो पॉपर की तरह करना है और वो बाद में क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ, दैट इज व्हाट आई रोट दैट डे, गुड फेथ। In good faith, his application for such leave shall be excluded. So that portion will be excluded और वो क्या है? बाद में आपका 3 years जो है जुड़ जाएगा। And the court may on payment of the court fees, क्योंकि अब तो आप पॉपर हो नहीं तो आपको कोर्ट फीस क्या है? पे करनी पड़ेगी। तो फिर जब आप कोर्ट फीस की डाल दोगे सूट की और अपील की, दैट विल बी ट्रीटेड कि उस दिन आप लिमिटेशन में थे या नहीं। तो वो 3 years का पीरियड ऐड करने के बाद अगर आप लिमिटेशन पीरियड में आते हो तो दैट विल बी अ वैलिड सूट, अदरवाइज यू आर बार्ड बाय द लिमिटेशन। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? उसके बाद सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। सेट ऑफ के लिए हम क्या मानते हैं? डेट फाइलिंग ऑफ द प्लेट, और काउंटर क्लेम के लिए ऑफ काउंटर क्लेम, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 का मैंने आपको बताया था
कि हम किस किस में इसको इंक्लूड करते हैं. इट इंक्लूड्स सूट, अपील एंड एप्लीकेशन. तो सेक्शन 4 बेसिकली ये बोलता है कि जिस भी दिन आप कोई भी सूट, अपील और एप्लीकेशन के लिए आप कोर्ट जा रहे हो, ठीक है, अब वो आपका हो सकता है लास्ट डेट अगर है और उस लास्ट डेट पर क्या है, आपका कोर्ट इज क्लोज्ड, तो अब आप कब फाइल करोगे? और ऑन द ओपनिंग, क्योंकि जैसे आपकी समर लीव्स भी होती हैं, ठीक है, विंटर लीव्स भी होती हैं. तो अगर आपने ऐसा कोई, ये नहीं कोई बोल सकता आपको कि आप लास्ट डेट पर आए हो. आपका पूरा राइट है. अगर आपके पास 30 डेज का टाइम है, यू कैन वेरी वेल गो ऑन द 30th डे. बाहर का ऑफिस आपको ये कभी नहीं बोल सकता कि आप 29 डेज नहीं आए, व्हाई यू आर कमिंग ऑन द 30th डे. नो, ठीक है, यू हैड द राइट कि आप 30th डे पे भी जाओ. तो अगर उस दिन कोर्ट इज क्लोज्ड, तो जिस दिन आपका कोर्ट रीओपन होगा, दैट डेट विल बी गिवन फॉर यू टू फाइल अ सूट और अपील और एप्लीकेशन, राइट. फिर मैंने आपको इसके लिए मैक्सिम भी बताया था. लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया, मतलब लॉ कभी भी ऐसी चीजें के लिए कंपेल नहीं करता जो इम्पॉसिबल हो अपने आप में. तो इट इज इम्पॉसिबल ना, जिस दिन कोर्ट बंद है आप उस दिन कैसे बोल सकते हो कि आप सूट, अपील या एप्लीकेशन फाइल करो. सो लॉ विल नॉट कंपेल. फिर आई टोल्ड यू अ केस ऑल्सो, अमरचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. यहाँ पे इट वॉज हेल्ड एट कोर्ट हेयर मीन्स द प्रॉपर कोर्ट एंड नॉट द ट्रिब्यूनल्स, नॉट द ट्रिब्यूनल्स. मैंने आपको इसके अपार्ट एक चीज और बताई थी गवर्नमेंट के बारे में, यू रिमेंबर, ठीक है. गवर्नमेंट के केसेस में देयर इज लिटिल बिट रिलैक्सेशन, ठीक है, नॉट वेरी मच. व्हाई? अदरवाइज इट विल वायलेट आर्टिकल 14, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन काम क्या है? टू एडमिनिस्ट्रेशन. तो हम गवर्नमेंट को कभी भी इन सब चीजों में नहीं फंसा सकते हैं, ठीक है. So, but on the other hand, so when we have two conflicting things, what we have to do? We have to do balancing of rights. So, government को little bit relaxation है, but not that very much. Clear? Next, section 5. Section 5 हमने पढ़ा था condonation of delay. Condonation मतलब माफ कर देना, forgive, कि आपने डिले कॉज किया तो उस डिले को आप क्या कर रहे हो? माफ कर रहे हो, ठीक है. दिस इज अ सेक्शन. देन आई टोल्ड यू कि किस किस पे अप्लाई करता है? ऑन अपील एंड ऑन एप्लीकेशन, बट नॉट द एप्लीकेशन अदर देन द एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन. इसका मैंने आपको रीजन भी बताया था. 3 years, 12 years, yes, yes, 30 years. और 30 years किस में है? गवर्नमेंट मॉर्गेज लिमिटेशन. वेरी गुड, वेरी गुड. So this section relates to the condonation of delay. फिर मैंने आपको कुछ टेस्ट भी बताए थे. जो टेस्ट आए थे, आपका मेजर टेस्ट वाज सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है तो वो डिले को क्या कर देगा? कंडोन कर देगा. अब कोई नंबर ऑफ डेज, डज द नंबर ऑफ डेज मैटर कि आपने कितना डिले किया है? सेटिस्फैक्शन. अगर आप डिले को बता दो, रीजन दे दो, ठीक है, कोर्ट को आप सेटिस्फाई करा दो, देन द डिले कैन बी कंडोन्ड वेरी वेल. सो जो टेस्ट लेड हुआ था आपका बालकृष्ण वर्सेस कृष्णामूर्ति, ठीक है, एंड कलेक्टर लैंड एक्विजिशन नाग वर्सेस कालजी, ठीक है, ये आपके लैंडमार्क केस है. यहाँ पे गाइडलाइंस, 7 गाइडलाइंस ले हुई थी कि गवर्नमेंट के केसेस में कंडोन जो है इजीली हो जाएगा. आपको हर दिन का डिले एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देना है? रीजनिंग देनी है, सेटिस्फैक्शन बताना है कि इलनेस है, ठीक है, ठीक है, किसी और कोर्ट में बिजी हो, दैट इज नॉट अ वैलिड रीजन. कोई गलती हो गई, जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट से आपको कुछ गलत हो गया कि अच्छा इसका इतना पीरियड नहीं था, इतना था, एडवोकेट ने आपको फंसा दिया, तो भी आपको कंडोन मिल जाएगा. दीज आर मेनी केसेस. तो आप इसके अनुसार आप क्या कर सकते हो? अपना कंप्यूट कर सकते हो. क्या कंप्यूट कर सकते हो? पीरियड ऑफ लिमिटेशन या प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, ठीक. उसके बाद सेक्शन 6, 7 एंड 8. 6, 7, 8 हमने नहीं, नहीं, आई एम नॉट आस्किंग कंडोन. क्या कंडोन कर सकते हो आप? पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंडोन करोगे या मैंने आपको अंतर बताया था दोनों में, पीरियड ऑफ लिमिटेशन में और प्रिस्क्राइब पीरियड में. क्या अंतर बताया था? नहीं, देखो जो आपका पीछे शेड्यूल में बता रखा है कि 12 years, 3 years, 5 years, 6, दिस इज व्हाट? पीरियड ऑफ लिमिटेशन. कुछ भी लिमिटेशन पीरियड कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, पहली चीज वर्ड होता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन. फिर जब आप कैलकुलेशंस करके निकालते हो, that becomes your prescribed period. So what you will condone? You will condone prescribed period. Clear? क्योंकि prescribed period condone करोगे ना, पूरा जो निकलने के बाद आपने उतने पीरियड में भी नहीं डाला,
उसको कंडोम। तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी अगर आपको सी बेयर एक्ट तो आप पढ़ लोगे, थोड़ा सा आप टर्मिनोलॉजी अपनी क्लियर रखोगे ना, कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो ही तो कंडोन करोगे ना। पीरियड ऑफ लिमिटेशन छोटा है, प्रिस्क्राइब पीरियड बड़ा है, इसको कंडोन कर दोगे तो इसमें तो फाइल कर ही सकते हो, कंडोन करने की जरूरत क्या है ना। ठीक है, उसके बाद हमने 6, 7, 8 में पढ़ा था डिसेबिलिटी। सो व्हाट इज लीगल डिसेबिलिटी फॉर 6, 7 एंड 8? यू आर इडियट। ठीक है, तो अगर आप ऑन द डेट जिस भी दिन आपके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है एंड फाइल हुआ है एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, now this is for these sections are for your larger period of limitation. छोटे वाले appeals and application, yes ma'am, on appeals and applications. Is there any provision that applies for delay, condonation of delay in cases of suits? In cases of yes, for suits आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, for suits आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। अगर आपको जाना है you can claim section 14, सेक्शन 14 में आप राइट क्लेम कर सकते हो व्हेन वी लिमिटेशन पीरियड ओनली। हम उसमें गुड फेथ के लिए कि आपने देयर आर सर्टेन कॉजेस, अभी हम सेक्शन 14 करेंगे उसके लिए। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोना फाइडी इन कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो ये जो है आपका सूट पे अप्लाई होता है, एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है। यहाँ पे अगर आप गुड फेथ में किसी और जगह पे जुरिस्डिक्शन नहीं था आपका, आप वहां पे ले अपना सूट जो है आपका चल रहा है, प्रोसीडिंग्स आपकी चल रही हैं, या एनी अदर लाइक कॉज, कोई और लाइक कॉज में, तो कोर्ट को अगर लगता है कि वो गुड फेथ में था और आपका पीरियड जो है वो बाढ़ हो चुका है, तो आप उतने ही पीरियड में अपने सूट को प्रॉपर जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट में फाइल कर सकते हो। बट इट रिलेट्स टू going for some other court that was not having jurisdiction. I am talking about suppose limitation expires in case of suit. It is in CPC then. Order 6, order 6 rule, I think order 7 rule 5 or order 7 rule 6, it is there. This says only this only कि वहाँ पे pleadings होती, plaint के बारे में है ये order 7। जब हम plaint के बारे में पढ़ते हैं यहाँ grounds of exemption from limitation law, when the suit is instituted after the expiration of the period prescribed by the law of limitation, the plaintiff shall show the ground upon which the exemption from such law is claimed। कि अगर हम जब प्लेंट में सारे के सारे प्लीड कर रहे हैं जब हम प्लेंट में अपनी प्लीडिंग्स को प्लीड कर रहे हैं एंड द प्लेंटिव नोज कि उस ड्यूरेशन में आप नहीं लाए हो एंड यू रोट इन द प्लेंट, यू प्लीडेड इन द प्लेंट, अब कोर्ट के पास गया है, ठीक है, तो कोर्ट यहाँ पे हमें पता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज अ प्रिविलेज ऑब्जेक्शन, तो कोर्ट क्या कर सकता है ऑन दिस बेसिस, कोर्ट इसको आपके बार कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि आपका ऑर्डर 7 रूल 11 में ऑन द बेसिस ऑफ रिजेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ द लिमिटेशन देयर इज रिजेक्शन ऑफ द प्लेन, तो कोर्ट यहाँ पे आपको रिजेक्ट भी कर सकता है। बट इफ देयर इज अ वैलिड ग्राउंड, रीजनेबल ग्राउंड फॉर द सूट ओनली एंड यू हैव प्लीडेड फॉर दैट, अगर आपने प्लीड किया है, सो इट सेज द ग्राउंड्स ऑफ एग्जेम्पशन आपको लिखना पड़ेगा कि आपको एग्जेम्पशन क्यों चाहिए है, एंड इफ द टेस्ट इज द सेम, द सैटिस्फैक्शन टेस्ट सेम है, तो कोर्ट यहाँ पे अगर देखता है कि सैटिस्फाई है कि नहीं है, तो कोर्ट यहाँ पे उसको आपका वो करके कंडोन करके आपका 6, 7 and 8 it talks about the disability। यहाँ पे ये क्या बोलता है, that disabled person हमने भी किया insane, minor and idiot। तो ऑन द डेट जिस भी दिन उसके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है या एप्लीकेशन फाइल हुई है एंड इफ दैट पर्सन इज इंसेन, लीगली डिसेबल्ड, तो सेक्शन 6, 7 और 8 के पर्पज से है, तो उतना पोर्शन जब तक वो मेजर नहीं बन जाता या जब तक वो इंसेन से सेन नहीं बन जाता या इडियट से वो साउंड पर्सन नहीं बन जाता, उतना पोर्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, यू विल गेट द एक्सटेंशन इन योर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, इन योर पीरियड ऑफ लिमिटेशन में आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। बट उसके बाद हमने यहाँ पे ये चीज भी किया था कि डबल डिसेबिलिटी है, अगर इस तरफ वो माइनर भी है और साथ में क्या है, अनसाउंड भी है, तो जब अगर बीच में फॉर एग्जाम्पल वो मेजर बन गया, उसके बाद जब तक वो साउंड पर्सन नहीं बनेगा, टोटल दैट पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड। लेकिन एक बार वो माइनर है, अभी वो मेजर बन गया, देन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्टेड रनिंग, उसके बाद अगर वो क्या हो गया, अनसाउंड हो गया,
अब फिर से मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? Section 9 will apply because once the period of limitation has started running, now it will not stop. उसके कुछ exceptions है, वो भी हमने किए थे, but the general rule is this only. फिर हमने section 6 का rider किया section 8. rider तो section 8 किया ना? एक तो क्या हमने preemption, दूसरा 3 years कि आपको maximum कितना मिल जाएगा? 3 years. मैं आपको example बना के दिया था, right? Remember? You need to explain वो वाला portion. ठीक. तो हाँ. 6 is just an explanation. But you have only 3 year period. 3 year और इसलिए हम सेक्शन 8 को क्या बोलते हैं? राइडर बोलते हैं ऑफ सेक्शन 6. ठीक है. फिर हमने सेक्शन 7 भी किया था. 7 में हमने क्या किया था? जॉइंटली एंटाइटल्ड कॉन्करेंस हमने किया था कि अगर देयर आर सेवरल पर्संस जिन्होंने क्या करना है, जिनके अगेंस्ट फाइल हुआ है या जिन्होंने फाइल करना है, अब उसमें से एक पर्सन इनसेन है या माइनर है या अनसाउंड है, तो क्या सबके अगेंस्ट चल सकता है या यू नीड टू वेट कि जब तक वो डिसेबिलिटी से बाहर नहीं आएगा तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल नॉट रन? चल सकता है. हाँ, कंसेंट, कॉन्करेंस वाज द टेस्ट, राइट टेस्ट. ठीक है. उसके बाद हम सेक्शन 9 किया एंड 10-11 का हमने जनरल पढ़ा. तो 9 का हमने किया जनरल थिंग इज कि वंस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैज स्टार्टेड रनिंग इट विल नॉट स्टॉप. अब ये आपका ना मेंस में भी क्वेश्चन आता है, आपसे बस पूछते हैं इसके बारे में, आपको इसके एक्सेप्शंस लिखने होते हैं, फिर आप 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक लिखते हो. ठीक है. Section 9 says मैम ने अभी एक्सप्लेन किया है. Section 9 says once time of limitation starts running, say 6th of July 1970, time of limitation starts running, and it is a period of 3 years of limitation. Prescribed period is 3 years. Just a duration. Now, nothing can stop it. No event can stop it. It will finish by 6th of July 19. Okay. 2017. It will start running and it will be completed on 6th of July 2020. Okay. Nothing can stop it. Okay. But recently we had an incident. We had something special in special circumstances where suo motu action was to be taken by a board Supreme Court. In cases of corona. When it was a corona epidemic, then suddenly courts were closed. Filing was closed. Obstructed. Sometimes it started with online, sometimes it continued with offline. Suddenly it was stopped again for second day. In second wave, so there was a complete destruction. Such situations were never thought of, were never anticipated. And so much of petitions, cause of action, litigations. Were to be attended. So Honorable Supreme Court, in its suo motu action, in writ petition,
ordered for special exclusion of a particular period in calculation of period of limitation. That was between 15th of March 20 till 28th of February 22. This was the period when suddenly Corona disrupted the court proceedings. And this period was ordered to be excluded from the calculation of limitation period. The order dated 23rd of March 2020 is restored, and in continuation of subsequent orders dated 8th of March 2021, 27th of April 2021, and 23rd of September 2021. It is directed that the period from 15th of March 20 till 28th of February 22 shall stand excluded for the purpose of limitation as may be prescribed under any general or special laws in respect of all judicial or quasi-judicial proceedings. So this was a special exclusion granted by Honorable Supreme Court that whatever calculation you do, time will start running. No problem. Section 9 is okay. Time will start running until the period of prescribed limitation. It will conclude. It will make it expire. But special exclusion would be given for the period of 15th of March 20 in 28th of February 22. हमारा पीरियड जो इसमें पड़ रहा है 6 जुलाई 20 6th of July 20. It is coming after 15th of March 20. Okay. अब इसके बाद अगर किसी ने अगस्त में करा है, फरवरी 21 में करा है, जनवरी दिसंबर 21 में करा है या जनवरी 22 में करा है, तो हमें और कोई प्रोविजन लगाने की जरूरत है ना, तो सेक्शन 4 लगाने की जरूरत है. कोर्ट्स फॉर क्लोज, तो कोर्ट्स फॉर क्लोज ड्यूरिंग दिस पीरियड फॉर सम टाइम, ओपन फॉर डिस्क्रीटली फॉर सम पीरियड. 5 भी लगाने की जरूरत है, कंट्रोलिशन ऑफ बिल्डिंग, नो स्पेशल रीजंस फॉर टू बी असाइंड, पीजी कोरोना आ गया था. 6 भी लगाने की जरूरत है, डिसेबिलिटी, however it is a disability to file a special disability but it is not covered with that section. 7 भी नहीं लगेगा, 8 भी नहीं लगेगा, 9 तो कह ही रहा है कि बंद करो, यहाँ से शुरू हो गया यहाँ पर खत्म हो गया, और इसके बीच में तुम कुछ नहीं कर सकते. So we have to read this judgment very carefully. यानी कि जितनी भी लिमिटेशन 15 मार्च से 20 से 28 फरवरी 22 के बीच में पड़ रही थी, वो सब एक्सक्लूड कर दो. दैट पीरियड इज नॉट एग्जिस्टेंट. यहाँ से यहाँ तक का ये बिल्कुल ही खत्म. ये पीरियड आया नहीं कभी. ये पीरियड नॉन एग्जिस्टेंट है. सो दैट इज ए स्पेशल. So we have to read this judgment. We will give you the copy of this judgment. It has special orders. First order was, it is directed that the period from 15th of March 20 till 28th of February 22 shall stand excluded for the purpose of limitation as may be prescribed. Another thing, under any law, general or specific,
कोई स्पेशल लॉ है उसमें भी लगेगा. It will be applicable not only for judicial functioning but also quasi-judicial functioning. Okay. So even SDM court or whatever courts जो quasi-judicial भी हैं, administrative nature भी हैं, उन पर हम लिखेंगे. So we have to remember this. अब हम section 9 को इस ढंग से पढ़ेंगे. Once period of limitation starts running, it will continue running, but in special circumstances, by the case law, such period would be excluded which had disrupted in the continuous running. इन्होंने मैक्सिमम ही बताया था पहले. कोई भी कोर्ट इम्पॉसिबल चीज को करने को नहीं कह सकती. जब कोर्ट सडनली क्लोज हो गई एक ऐसे इंसिडेंट से, एक ऐसे कोरोना डिजीज से पूरे वर्ल्ड में रेट हो गई हो, तो ऐसे सिचुएशन में समथिंग स्पेशल वर्ड टू बी टेकन केयर ऑफ एंड कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम को हमने रीजनेबली इंटरप्रेट करना थ्रू दी केस लॉ. एंड दिस विल बी एफ एक्सक्लूड जजमेंट, द पीरियड ऑफ एक्सक्लूजन. अब एक्सक्लूजन में हमने अभी कंप्यूटेशन सेक्शन 12 देखेंगे और सेक्शन 14 देखेंगे. What could be excluded? How to be computed? Computation of limitation and exclusion of limitation period. So this judgment would be applicable to those provisions also. Otherwise, computation could be only as per section 12 or exclusion only could be done as per section 14. Nothing else. This is a strict law, technical law. इसमें कुछ addition subtraction नहीं कर सकते. But with this judgment, हमें running of time को भी check करना है और हमें computation को भी उसी हिसाब से compute करना है. Excluded means computation ऐसे करो. Exclusion means इसके लिए भी exclude. Okay, so this is a complete period of 2 years. So madam will continue with the chapter of limitation. Consequently, the balance period of limitation remaining as on 3/10/2021, if any, shall become available with effect from 1/3/2022. मतलब कि जो 3 अक्टूबर 2021 डेट पे जितना भी पीरियड बचा होगा वो हम कब ऐड कर देंगे? 1 मार्च 2022 पर. उसके बाद थर्ड, इन केसेस वेयर द लिमिटेशन वुड हैव एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 15/3/2020 till 28/2/2022, जो 2 डेट से रखी है, इन 2 डेट्स के बीच में कोई एक्सपायर हो गया है, notwithstanding the actual balance period of the limitation remaining, all the persons shall have the limitation period of 90 days from 1/3/2022. अब इन केसेस में क्या हो जाएगा? 90 डेज का आपको एग्जामिशन मिल जाएगा. In the event the actual balance of the period remaining with effect from 1/3/2022 is greater than 90 days, the longer will prevail. 90, 120 जो भी ज्यादा बड़ा होगा that will prevail. ठीक है. सेक्शन 12 कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन हम करेंगे. 12 टॉक्स अबाउट एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स. सबसे पहले चीज, जब भी जैसे आपका डेट जिस पे दिन होता है, दैट फर्स्ट डे इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड. पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंप्यूट करने में हमेशा एक दिन जो है आपका एक्सक्लूड होगा. सी, एक केस भी था हमारा जहां पे ये चीज बोला गया था कि दिस इज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस हिमाचल टेक्नो इंजीनियरिंग 2010 सुप्रीम कोर्ट का, दैट द डेट ऑफ रेकनिंग हैज टू बी एक्सक्लूडेड इन ऑल द केसेस. हर केस में तो कोई ऐसा एग्जामिशन नहीं है. एंड देयरफॉर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो मैं आपको बताया दोनों का अंतर, पीरियड ऑफ लिमिटेशन का भी और प्रिस्क्राइब्ड पीरियड का भी कभी भी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ भी हो 1 डे तो एक्सक्लूड होगा ही होगा, बाकी एक्सक्लूजन मिले ना मिले ये तो आपको मिलना ही है. दैट इज व्हाट सेक्शन 12 क्लॉज 1 सेज. 12 क्लॉज 1 ये बोलता है. तो फर्दर क्लॉज है आपके 12 क्लॉज 2, 12 क्लॉज 3, 12 क्लॉज 4. उनकी अगर हम बात करते हैं,
आपका यहाँ पे जजमेंट आ जाता है। आपको पता डिक्री भी मिलती है, ठीक है, सिविल केसेस में डिक्री विल ऑल्सो बी गिवन। अब आपको अपील में जाना है, नाउ यू वांट टू गो टू द अपील। अब आप जजमेंट की कॉपी के साथ जाओगे या डिक्री की कॉपी के साथ जाओगे अपील में? डिक्री विल टेक द टाइम। तो पहले तो यही था आपका, ठीक है, जब ऑर्डर 41 हम पढ़ते हैं उसमें अमेंडमेंट हुआ है, पहले तो आपका यही था दैट फ्रॉम द कॉपी ऑफ द डिक्री यू हैड टू गो टू द अपील। आप डिक्री दिखाओगे एंड उसके बाद बिकॉज इट वाज टेकिंग टाइम सो अमेंडमेंट वाज डन देयर इन ऑर्डर 41। नाउ द जजमेंट, आप जजमेंट से भी जा सकते हो टू द कोर्ट, दैट विल सेव द टाइम ना। तो अब आप जजमेंट से भी अपील में जा सकते हो, बट इट इज अप टू यू, यू वांट टू गो विद द जजमेंट, यू वांट टू गो टू द डिक्री, कितनी भी। और एक चीज और, आप कितनी ही कॉपीज मांग सकते हो डिक्री की, आप कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हो कोर्ट में, यू विल गेट एज मेनी एज कॉपीज, और आप किसी भी कॉपी ऑफ डिक्री से अपील कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल यू क्लेम 3, मतलब एक बार आपने एक क्लेम करी, देन सेकेंड टाइम, देन थर्ड टाइम, ऐसा कुछ नहीं है कि आप फर्स्ट वाली से ही जाओगे। ओनली थिंग इज कि आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रिस्क्राइब पीरियड के अंडर होना चाहिए, राइट। सो 12(1) इट टॉक्स अबाउट द जनरल रूल कि हमेशा द फर्स्ट डे विल बी एक्सक्लूडेड। उसके बाद जब आप अपील में जा रहे हो, अब आप रिवीजन में जा रहे हो या आप रिव्यू में जा रहे हो, जब भी आप जा रहे हो, यू नीड टू हैव द कॉपी ऑफ द डिक्री, यू नीड टू हैव द कॉपी ऑफ द जजमेंट। आपने कोर्ट में अप्लाई कर दिया फॉर द कॉपी, जितना टाइम कोर्ट लेगी वो एक्सक्लूड होगा कि नहीं होगा? वो तो एक्सक्लूड होगा ना, ठीक है। तो जब आपने कोर्ट में अप्लाई किया है और उससे आप जा रहे हो, तो जितना टाइम कोर्ट विल टेक दैट टाइम विल बी एक्सक्लूडेड। अब कोर्ट की तरफ से तो आपको आ गया, फिर उसके बाद आपने खुद से एक्सक्लूजन किया टाइम का, दैट टाइम वोंट बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, वो टाइम कभी भी एक्सक्लूड नहीं होगा। और फॉर एग्जाम्पल यू टुक 3 डिग्रीज 1, 2nd एंड 3rd, तो ये नहीं है कि सारा टाइम एक्सक्लूड होगा। जो थर्ड जब आपने अगर लिया है, आप थर्ड से अपील में जा रहे हो, तो थर्ड के लिए आपने जब अप्लाई किया, जितना कोर्ट टाइम में लिया उतना ड्यूरेशन ही सिर्फ। इसके लिए हमारे पास एक जजमेंट भी है, मैं आपको भी बताऊंगी। सो इट वाज हेल्ड दैट अपील कैन बी फाइल्ड इवन विद द कॉपी ऑफ द लास्ट पैरा ऑफ द जजमेंट। क्या मान लेते हैं ये, जो लास्ट पैरा ऑफ द जजमेंट को डिक्री मान लेते हैं कोर्ट, ठीक है। तो आप जजमेंट की कॉपी के साथ भी आप जा सकते हो। तो इट वाज अ वेलकमिंग स्टेप टू सेव द टाइम। उसके बाद there is legal duty of the party to file the appeal with the decree, that there is no legal duty, no legal, वही मैं बताया ना, ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट से ही जाना है, आप सेकंड से भी जा सकते हो, आप थर्ड से भी जा सकते हो, बट आप जिस पर्टिकुलर कॉपी के साथ जाओगे उतना ही आपका टाइम जो है एक्सक्लूड करेगा। हम्म। जब आप प्रिलिमिनरी के साथ जाओगे और आप यस अगर आप सेम रूल होगा, यस प्रीलिम का डिग्री आ गया तो प्रीलिम वाला था, प्रीलिम की जजमेंट प्रीलिम की डिग्री, और मेंस आएगा तो मेंस की डिग्री, दो ही आएगी, दो ही आएंगी। प्रीलिम की जजमेंट आएगी, वो डिग्री कैसे? तब और अगर आपने स्टेटमेंट के बिना डिग्री बने नहीं सकती, जजमेंट इज नथिंग बट ए रीजन स्टेटमेंट। हमने क्यों कंक्लूजन किया, रीजन स्टेटमेंट फॉर द कंक्लूजन टू बी ड्रॉ, डिग्री इज ए कंक्लूजन, it is a precise document about the conclusion on the basis of statement of reasons. Statement of reasons is a judgment. Judgment is a statement of reasons for the conclusion. जो उसका precise document है, that is the conclusion. That is a जरूरत नहीं है, that is a conclusion. Suit is dismissed, suit is allowed. With these directions, that would be degree. काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट, जैसे सर्टिफिकेट मिलता है, जजमेंट एक्सप्लेन होती है उसमें रीजन, Judgment is statement of reasons. Statement of reason. reasons का मतलब है reasons for the judgment. Degree is a judgment, it is a conclusion. It is a very small paper. वेरी स्मॉल It पेपर। is a one paper. जो हम judgment के last में बताते हैं, suit is dismissed. Degree is just this. Suit is dismissed. The judgment is suit is dismissed.
ये तो है ही नहीं, ये तो है ही, प्रैक्टिकल तो मैम को ही पता है ना. दैट इज व्हाई इट इज रिटन इट वाज हेल्ड दैट अपील कैन बी फाइल्ड इवन विद द कॉपी ऑफ द लास्ट पैरा ऑफ द जजमेंट. तभी लिखा दैट इज डिक्री, क्योंकि उसमें कंक्लूजन लिखा हुआ है ना कि क्या होना है क्या नहीं होना है. It is concluded this. That is only copied in the degree. Degree is just a one paper. उसको हम सर्टिफिकेट जिस तरह से होता है सर्टिफिकेट मिलता है वो होता है. हाँ, और जो आप प्रिलिमिनरी डिग्री का बोल रहे हो ना, प्रिलिमिनरी डिग्री में क्या होता है, आपकी प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुई, ठीक है, आपको उसी टाइम अपील में जाना है. आपको उसी टाइम जितना भी अपील का पीरियड होगा आपको उसी टाइम जाना है. फिर फाइनल डिग्री के बाद आप नहीं जा सकते. अब प्रिलिमिनरी डिग्री के लिए आप फाइनल के लिए ही जाओगे, तब वो दोनों डिफरेंट चीजें हो गई, राइट. ठीक है, उसके बाद सेक्शन 13 तो हमने किया था, रेड विद हमने जो पॉपर सूट्स किया, अभी आपको रिवाइज भी कराया था सेक्शन 13. अब हम सेक्शन 14 पे चलते हैं. Exclusion of time of proceedings bona fide in the court without the jurisdiction, without the, इसके ना हमें essentials करने पड़ेंगे. अभी हम 14 clause 1 पढ़ रहे हैं. Same as the essentials for 14 clause 2, but 14 clause 2 में क्या हो जाएगा, it is for application. So now 14 clause 1 applies for suit, पहली चीज. 14 clause 2 will apply for application. The rest essentials are same. अभी पहले हम ये समझते हैं. उसके बाद क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो प्लेंटिफ है या पार्टी है वो क्या कर रही है सूट में, प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलिजेंस, मतलब गुड फेथ में. गुड फेथ में वो उन्होंने सूट अपना इंस्टीट्यूट किया, डिलिजेंस के साथ वो प्रोसिक्यूट कर रही हैं इन द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस, या अपील में भी या रिविजन कोर्ट में भी, किसी में भी चाहे, ठीक है. बट वो किसके साथ जा रही हैं, वो ड्यू डिलिजेंस के साथ. और आपके जो प्लेंटिफ है दोनों सूट्स में, मतलब जब सेकंड टाइम जब फाइल करोगे, जब आपका लिमिटेशन पीरियड बार हो गया, द प्लेंटिफ हैज टू बी सेम, डिफेंडेंट हैज टू बी सेम, मैटर इन इशू आल्सो सेम. जैसे रेजो डिकाटा में है ना कुछ एसेंशियल, सेम पार्टी, मैटर इन इशू, गुड फेथ, एंड द फॉर्मर कोर्ट जो आपने फर्स्ट टाइम किया, it was unable to entertain it due to lack of jurisdiction or any other cause of the like nature. Now, what is any other cause of like nature? आपने जब पहले सूट फाइल किया, प्रोसिक्यूट किया, आप तो गुड फेथ में गए, गुड फेथ में गए, पार्टीज भी दोनों थी, मैटर इशू भी सेम था, बट कोर्ट ने क्या किया, उसको बार कर दिया. वो बार हो गया आपका सूट, ठीक है. फिर आपने फिर से फाइल किया, आपका सूट बार हो गया फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, नहीं था, ठीक है. फिर आप कौन से कोर्ट में जाओगे, जो आपका प्रॉपर कोर्ट है वहां. फॉर एग्जाम्पल आपका जो टाइम था वो तो निकल गया. अब हाँ, यहाँ पे सेक्शन 14 लगेगा, तो यहाँ पे कोर्ट विल सी द टेस्ट हियर इज द गुड फेथ टेस्ट, ड्यू डिलिजेंस टेस्ट, कि क्या आप गुड, बोनाफाइडी टेस्ट, यस बोनाफाइडी टेस्ट, कि आप क्या उसमें बोनाफाइडी में थे कि नहीं थे. बट यहाँ पे जो टर्म है ना, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन और एनी अदर कॉज ऑफ द लाइक नेचर, तो आप मुझे बताओ क्या ये कॉज ऑफ लाइक नेचर कैन बी रेज़ जुडिकाटा? क्यों? बिकॉज वंस इट इज बार्ड, तो उस पे क्यों ही कोर्ट एजुडिकेट करेगा, तो क्यों कर, राइट राइट, यस. ऑर्डर 2 रूल 2 के बारे में पढ़ा है. नहीं रेज कर सकते, ठीक है, ठीक है. सो व्हाट कैन बी एनी अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर? ठीक है. जॉइंटर ऑफ पार्टीज, ये हो सकता है कि आपको सारी पार्टीज को ज्वाइन करना था, आपने सबको नहीं किया, ठीक है. एंड द पार्टीज हैज टू बी द नेसेसरी पार्टी, क्योंकि अगर प्रॉपर पार्टी है फिर तो हो जाएगा नेसेसरी पार्टी. और एग्जाम्पल्स, नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी, ठीक है. नोटिस क्या होता है, गवर्नमेंट सूट्स में
आपको पहले नोटिस देना पड़ता है। अगर आपने नहीं दिया तो सूट विल बी डिसमिस्ड, ठीक है, क्योंकि इट इज अ मैंडेटरी आपका रिक्वायरमेंट। तो वो रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल होगा, उसी के बाद अब जब वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में अगर आपका सारा टाइम इलैप्स हो गया एंड नाउ द सूट इज इंस्टीट्यूटेड, ठीक है, तो अपना इतना पीरियड आपका फिर क्या हो जाएगा, द सूट विल बी बार्ड। तो वहां पे आप सेक्शन 14 का क्या ले सकते हो, क्लेम ले सकते हो, ठीक है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सेक्शन 14 लाइक जॉइंडर ऑफ पार्टीज, नोटिस, और कोई एग्जाम्पल्स दे सकते हो आप लोग। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एनी अदर कॉज ऑफ द लाइक नेचर में आपके टेक्निकल थिंग्स लाइक रेस जुडिकाटा, ऑर्डर टू, रूल टू, ये तरह के नहीं आएंगे कभी भी, ये कभी नहीं आएंगे। हाँ हाँ, यस, यस, ईजस देम जनरलिस, इसका मतलब क्या है, हाँ, जो पहले लिखा होता है ना, मतलब ऑफ द सेम, यस, ठीक है, लैकिंग जुरिस्डिक्शन, अपील पे अप्लाई नहीं करता है। उसके बाद हम 14 क्लॉज 2 में चाहते हैं अपील में, क्योंकि आपका देखो जुरिस्डिक्शन का मैटर, क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन का मैटर है, वो आपका लोअर कोर्ट में ही एडजुडिकेट हो जाता है, राइट, वहीं पर ही हो जाएगा। और फिर अगर इन केस ऑफ अपील, अगर अपील में जा रहा है तो क्योंकि आपका पेक्यूनरी और टेरिटोरियल, अगर वहां पे आपकी डिग्री पास करी गई है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, वो क्या होगा, आपका इरेगुलर होती है। अगर एक बार डिग्री पास हो गई कोई बात नहीं, मेन दिक्कत कहाँ पे आती है आपकी, सब्जेक्ट मैटर में। अगर वो सब्जेक्ट मैटर नहीं था, वो क्या हो जाएगा, वॉलिड एब इनिशियो, इसलिए ठीक है। 14 क्लॉज 2 की अगर हम बात करते हैं, दैट अप्लाइज फॉर एप्लीकेशन, बट सेम थिंग्स, बाकी सब सेम है, कोई बाकी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आप देखो इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, मिस जॉइंडर ऑफ द पार्टीज और ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन शैल बी डीम्ड टू बी द कॉज ऑफ like nature with defect of jurisdiction. So as ma'am said, each of them generis jurisdiction and of the right nature. तो सेक्शन 5 और 14 में अंतर बता सकते हो, थोड़ा सा इसको फ्रेम करके आना, देखो वो भी आप करके देखो, बिकॉज आपको लिखना है, आप क्लास में समझ रहे हो, दैट इज वन थिंग, कितना आप समझ के कॉपी में लिख पाते हो, दैट इज अनदर थिंग।